नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी कोशिश कर रहा है एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, भारत सरकार, मोदी सरकार समस्याओं से घिरती चली जा रही है। एक तरफ चीन और नेपाल के साथ उसका टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ OIC, जो कि इस्लामी मुल्कों का एक संगठन है, उसने भी मोर्चा खोल दिया है। OIC का कहना है कि कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाना और वहाँ के जो मूल निवासियों से जुड़े कानून थे उसमें परिवर्तन करना दरअसल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। उसने ये भी कहा है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और साथ ही उसने कुछ मांगे भी की हैं। जाहिर है कि OIC के इस रुख के परिवर्तन से भारत सरकार को चिंतित होना चाहिए। उसका चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि वो अभी तक अपनी इन कोशिशों में कामयाब रही थी कि OIC इस तरह के स्टेटमेंट जारी ना करे, इस तरह के प्रस्ताव पारित ना करे। इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई थी, तभी से पाकिस्तान एक मुहिम चलाता रहा है इस धारा के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, और OIC पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है कि वो एक कड़ा रुख तैयार करे। लेकिन उसे अब जाके सफलता मिली है और अब वो निश्चित रूप से अपनी जीत का ढिंढोरा पीट सकता है। दरअसल OIC का एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है जिसमें विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसमें मानवाधिकारों से संबंधित जो 2 प्रस्ताव हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनका भी स्वागत किया गया है। ये 2018 और 2019 में ये प्रस्ताव आए थे, इनका उसने स्वागत किया है। मतलब मानवाधिकारों को भी उसने अंडरलाइन करने की कोशिश की है। इस ग्रुप ने 5 मांगे भारत सरकार से की हैं, जो इस तरह से हैं कि पहला तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए, आत्मनिर्णय का जो उनका अधिकार है उसको एक्सरसाइज कर सकें, ऐसी स्थिति बनाई जाए, यानी रेफरेंडम की याद उसने दिला दी है। दूसरा, कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के उपाय करें। तीसरा, सूबे की जो आबादी है उसमें किसी तरह का संरचनात्मक बदलाव करने की कोशिश वो ना करे। ऐसा ना करे कि घाटी में हिंदुओं को ले जाके भर दे और वहाँ की जो आबादी की जो संरचना है वो बदल जाए। अगली मांग है संयुक्त राष्ट्र के संगठनों द्वारा मानवाधिकारों की स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल करने दे और फिर मानवाधिकारों की एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच बैठाने के लिए वो सहमत हो। तो ये 5 मांगें उसने रख दी हैं। जाहिर है कि ये जो 5 मांगें हैं ये मोदी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं और दूसरी नज़रिए से देखें तो ये पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंडे पर आधारित हैं। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान का एजेंडा OIC का एजेंडा बन रहा है तो और उसको सारे जो इस्लामी मुल्क हैं समर्थन करते हैं, तो इससे एक बड़ा दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर पड़ेगा। OIC में कुल 57 देश हैं, जिसमें से 53 देश जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और इन देशों की कुल आबादी 1 अरब 80 करोड़ के आसपास है। दरअसल OIC में पहले से ही ये चल रहा था कि इस मामले पर क्या किया जाए, लेकिन सऊदी अरब का रुख थोड़ा सा भारत के प्रति नरम था। इसकी वजह से वो कोई स्टैंड नहीं ले पाया 10 महीने तक। 10 महीने पहले की घटना है, अब जाकर OIC ने ये स्टैंड लिया है और अभी तक नहीं ले पाए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह था सऊदी अरब। OIC में सऊदी अरब के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। सऊदी अरब बहुत समृद्ध, धनी और कहना चाहिए शक्तिशाली देश है, इसलिए उसकी चलती है उसमें, तो उसकी वजह से नहीं हुआ। और ये एक कारण इसके पीछे ये था कि भारत सरकार ने सऊदी अरब से अपने रिश्तों को काफ़ी निकटतम बनाया है, ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये भारत की एक कूटनीतिक जीत थी उस समय कि OIC ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये माना भी जा सकता है कि वो एक बड़ी जीत थी। अगर उस समय OIC ऐसा कुछ कर देती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मोमेंटम बन जाता और पाकिस्तान की मुहिम को बहुत बल मिल जाता उस समय। तो वो उस तरह से देखा जाए अगर, तो ये एक अच्छी जीत थी, एक कामयाबी थी भारत सरकार की। लेकिन अब जो पाकिस्तान है, अब तो बाकायदा वो झंडा अपना बुलंद कर सकता है। और लेकिन इसके बाद आखिर अब क्या हुआ? इस बीच में 2 चीज़ें हुई। एक तो
ओआईसी में जो मतभेद थे इस मुद्दे को लेकर, सऊदी अरब की वजह से रुक तो गया, लेकिन एक धड़ा था जो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया का, जो लगातार कोशिश करता रहा कि कड़ा स्टैंड ओआईसी ले। और इसके लिए उन्होंने एक गोलबंदी की। कुआलालंपुर में एक मीटिंग भी करने वाले थे, सम्मेलन करने वाले थे ओआईसी पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन उसको भी सऊदी अरब ने उस समय रोक दिया था। अब सवाल उठता है कि इतने समय बाद आखिरकार क्या हुआ है कि सऊदी अरब इस तरह का स्टैंड लेने पर आमादा हो गया है, लेने को तैयार हो गया है। कुछ वजहें बहुत साफ़ हैं और वो ये हैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे इस्लामी दुनिया में थोड़ा असंतोष पैदा हुआ है, नाराज़गी पैदा हुई है, बेचैनी पैदा हुई है और वो इकट्ठी होते होते यहाँ तक पहुँच गई है। पहला कदम उसने उठाया था नागरिकता संशोधन कानून को बदलने का, जिसके हिसाब से निश्चित रूप से मुसलमानों पर असर पड़ने वाला था और उस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गया था। अभूतपूर्व आंदोलन, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में दर्ज किया जाता है और उसमें महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी थी। तो इस आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में हेडलाइंस बटोरी, सुर्खियां बटोरी और पूरे दुनिया भर में ये फैल गया कि भारत में एक ऐसा कानून बन रहा है जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे इस्लामी दुनिया में एक हलचल पैदा हुई। इसके बाद इस आंदोलन को जिस तरह से कुचलने की कोशिश की गई भारत सरकार की तरफ से, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें थी राज्य में, वहाँ उनकी सरकारों की तरफ से। आप देखिए कि जामिया में किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरह से कार्रवाई हुई, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, जगह जगह इसी तरह की दमनात्मक कार्रवाई हुई और इसकी खबरें, इसके वीडियो पूरी दुनिया भर में सर्कुलेट हुए। तो एक दबाव इसका भी बनने लगा ओआईसी के अंदर। इसके बाद दिल्ली के दंगे हुए और उसमें भी लोगों ने देखा कि पुलिस किस तरह से दंगाइयों का साथ दे रही है मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने में। दिल्ली दंगे में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत आती है और उसने इस दंगों में निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार किया, जिसकी सब तरफ से आलोचना हुई। तो एक और मैसेज गया कि दिल्ली में जो हुकूमत है, जो हिंदुत्ववादियों की है, जो अति राष्ट्रवादियों की है, जो मुसलमानों को हमेशा निशाने पर लेती रही है, वो इस तरह से कार्रवाई कर रही मुसलमानों के खिलाफ। फिर दंगों की जब जांच शुरू हुई तो चुन चुनकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका दंगों से कोई लेना देना नहीं था, जो सीएए के प्रदर्शन में शामिल थे, और उन पर आतंकवाद जैसे कड़े कानून भी लगा दिए गए और उनको ठेल दिया गया जेलों के अंदर। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, छात्र छात्राएं, प्रेग्नेंट वुमेन सफूरा जरगर थी। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जेल में ठूस दिया गया और ये खबरें भी पूरी दुनिया में चल रही हैं। इसके बाद कोरोना संकट आया और उसमें हमने देखा कि तबलीगी जमात को लेकर किस तरह से इस्लामोफोबिया पूरे देश भर में फैलाया गया और मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनका बहिष्कार शुरू कर दिया गया बहुत जगह। तो ये खबरें भी, और खाड़ी के देशों में इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। वहाँ के जो शासक हैं उनकी तरफ से ट्वीट आए, तो एक पूरा माहौल बना। भारत सरकार से कहा गया कि इसे रोका जाए। तो इस तरह से लगातार एक के बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया में बहुत बेचैनी बढ़ गई और वो बेचैनी इतनी बढ़ी कि अब सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो गया कि वो इसको डिफेंड करे, सरकार को, भारत सरकार के साथ खड़ी हो। तो ये तमाम परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से ये ओआईसी ने इतना कड़ा स्टैंड ले लिया है। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कूटनैतिक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो अब अपने आप को ठीक ढंग से धारा 370 कश्मीर के मामले में डिफेंड करेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी मुहिम को और तेज करेगा, संयुक्त राष्ट्र में इसको फिर से उठाने की कोशिश करेगा, उन दूसरे देशों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा इस सफलता के बल पर कि जी 57 देश मानते हैं कि इस तरह से गड़बड़ हुई है, आप भी साथ आइए। तो एक पूरा मोमेंटम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन सकता है। उसकी काट करने के बारे में भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो कश्मीर में रियायतें देकर, राहत देकर, थोड़ा सा बदलाव करके अपने आप को दुरुस्त कर सकती है।
जिस तरह से दमन हो रहा है मुसलमानों का दिल्ली में और दूसरी जगह, उसको रोक करके, उसमें सुधार करके, मुसलमानों का विश्वास जीतने की कोशिश करके और एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया को देकर कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। और तीसरी बात यह है कि CAA कानून को हमेशा के लिए स्थगित करके, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे वो अपनी छवि भी सुधार सकती है, भारत की छवि भी सुधार सकती है, भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक स्पेस है उसको दुरुस्त कर सकती है और पाकिस्तान की जो मुहिम है भारत को नीचा दिखाने की, भारत को परेशान करने की, उसको भी वो मटिया मेट कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार में इतनी उदारता, इतनी समझदारी, इतनी परिपक्वता है कि वो इस तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हो? कहना मुश्किल है। दबाव में शायद उसे ये करना भी पड़े और शायद इससे भी बुरी स्थिति वो निर्मित कर दे इस दबाव को ना मानते हुए ज़िद में। देखना है क्या होता है। तो मित्रों, ये स्थिति है OIC की वजह से जो स्थितियाँ बनी हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपके साथ फिर एक किसी विषय पर बातचीत के लिए मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।